हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल। और आज हमारा रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, जेई एक्सप्रेस सीरीज का। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, उनको बता दूं यार कि इस सीरीज में हम पूरी जेई की फिजिक्स कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस। और इसके साथ साथ हम एरोडो के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनके लिए मेरा एक इंट्रोडक्शन। तो मैं करेंटली थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ IIT BHU वाराणसी में। और टीचिंग मेरा पैशन है, इसलिए मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो लास्ट टाइम हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब पिछले दो क्लास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही चल रहा है। लास्ट टाइम हमने कुछ स्टैंडर्ड बॉडीज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन की थी। अब इसमें कुछ थ्योरम्स है जिनका यूज करके हम डिफरेंट एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, दो तीन एक्सेस को रिलेट करते हैं। तो उनको देखते हैं, एक है तुम्हारा परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम और एक है तुम्हारा पैरेलल एक्सेस थ्योरम। तो अभी तुम्हें इनका यूज आगे समझ में आएगा, तो चलो इनको आज देखते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे सेक्शन ऑफ बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल सकते हो तुम, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, इसका यूज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम डिफरेंट एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो। अभी देखते हैं। क्योंकि हम ये बात पहले ही कर चुके हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का एक्सेस पर डिपेंड करता है। तो ये थ्योरम क्या कहता है भाई, कि सपोज तुम्हारे पास एक इस तरह की कुछ बॉडी है, कुछ भी इरेगुलर शेप बॉडी दे रही है। वैसे हम काफी रेगुलर्स का निकाल चुके हैं, तो ये अभी मुझे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। सपोज एक ये बॉडी है, ठीक है। तुम्हारे पास एक एक्सेस है ये, ठीक है। लेट से मैं इसको नाम दे रहा हूँ एक्स, एक्स एक्सेस, ठीक है। एक और एक्सेस है तुम्हारे पास ये, ठीक है, वाई एक्सेस। अब तुम्हें क्या है कि आई एक्स पता है कि क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट से तुम्हें पता है। आई वाई भी तुम्हें पता है कि वाई के अबाउट क्या है। अब मैं अगर तुमसे बोलूं ये हो गई जेड एक्सेस, है ना, आई जेड, ये क्या है। ये अगर तुम्हें बताना, अगर तुम्हें आई एक्स और आई वाई पता है, तो आई जेड कैसे बताओगे। यही चीज को रिलेट करता है यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ध्यान से देखना, ये कोई भी तीन एक्सिस के बेसिस, मतलब तीन परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है और उसमें से कोई दो के अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, लेट से हमें एक्स और वाई के बारे में, एक्स और वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट से हमें पता है, ठीक है। तो जेड के अबाउट हम कैसे बताएंगे, इसी की हम बात करेंगे, ठीक है। जेड समझ रहे हो ना कि दोनों पैरेलल एक्सिस, ये दोनों पैरेलल एक्सिस एक प्लेन, सॉरी दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस, ये जैसे एक्स और वाई एक प्लेन में है, ठीक है। लेट से ये प्लेन हो गया एक्स वाई। तो जेड एक्सिस जो होगी वो इनके प्लेन से परपेंडिकुलर होगी और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी, ठीक है। तो यही होता है। तो इस तरीके से कोई भी तीन एक्सिस के बीच में तुम रिलेट कर सकते हो। तो ये एक्स वाई और जेड कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलो, तो इन तीनों को रिलेट हम कैसे करते हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तुम्हारा कहता है, जो तुम्हारा आई जेड होगा ना यहाँ पर, वो सिंपली हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई, दोनों को ऐड कर दो और तुम्हें जेड एक्सिस के अबाउट मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक्स वाई जेड हमने खुद से माने हुए हैं, मतलब कोई भी दो पैरेलल एक्स, समझ में आ रहा है ना एक्स वाई जेड कैसे माने। एक्स वाई एक प्लेन में है, जेड उनके परपेंडिकुलर, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ एक्सिस है। तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ आई जेड एक्स आई एक्स आई वाई क्या क्या है, ठीक है। तो ये लिख लो यहीं पे। तो आई जेड क्या है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अलोंग एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अलोंग एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी। अच्छा, ये एक चीज ध्यान रखना, एक चीज मैं बोलना भूल गया यहाँ पर। ये लैमिनर बॉडीज के लिए ही हम यूज कर सकते हैं, मतलब जो प्लेनर बॉडीज है ना उन्हीं के लिए। अगर वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तुम्हारा क्या कहते हैं मास, तब तुम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ध्यान से लिख लो ये चीज, एप्लीकेबल एप्लीकेबल ओनली फॉर लैमिनर बॉडीज, एप्लीकेबल ओनली फॉर लैमिनर बॉडीज। मतलब बात समझ में आई। तुम ये नहीं बोल सकते कि, ऐसे तो तुम ये भी बोल सकते हो ना कि एक्स और जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आई एक्स प्लस आई जेड को आई वाई बोल दो भाई। ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो लैमिनर बॉडीज जो बॉडी के प्लेन में दोनों एक्सिस है एक्स और वाई, इन्हीं दोनों का सम परपेंडिकुलर वाले के बराबर होगा, आई जेड के बराबर, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया। तो आई जेड तुम्हारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अलोंग एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ पैरेलल एक्सिस। हाँ, एक मिनट, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन
ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो दोनों पैरेलल एक्सिस, मतलब पैरेलल एक्सिस क्या होता है समझ रहे हो ना, इन प्लेन ऑफ बॉडीज है ना, इन प्लेन ऑफ बॉडी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो कि यहाँ पे एक्स और वाई है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा तुम्हें, ठीक है। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती हुई बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर आई जेड हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि आई जेड इक्वल टू आई एक्स आई वाई है। ऐसा नहीं कि कोई भी तीन परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए तुम कर सकते हो, अगर तुम्हें आई जेड और आई एक्स पता है, तुम ये नहीं बोल सकते कि आई जेड आई एक्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आई वाई जो होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है और इनके इंटरसेक्शन में पास होता है, इसलिए आई वाई को तुम आई जेड प्लस आई एक्स बोल दो, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, आई एक्स और आई वाई दोनों वो हैं जो बॉडी के प्लेन में जो बॉडी के प्लेन में एक्सिस आ रही है तुम्हारी, ठीक है, मतलब बेसिकली बॉडी के पैरेलल है ये एक्सिस, और ये बॉडी के परपेंडिकुलर एक्सिस है आई जेड। तो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई होगा। इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं बोल सकते कि तुम आई वाई को आई जेड आई एक्स बोल दो, या आई एक्स को आई वाई प्लस आई जेड बोल दो, ये सब चीजें नहीं कर सकते। ध्यान रखना कि जेड क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, इसीलिए स्पेसिफाई करके मैं तुम्हें इसको लिखवा भी दे रहा हूँ, ताकि तुम जब तुम्हारा रिवीजन करो तुम्हें ये चीज तुरंत ध्यान आ जाए। ये हो गया तुम्हारा आई जेड, ठीक है। आई एक्स और आई वाई क्या है वो भी लिख लो। आई एक्स एंड आई वाई क्या है भाई तुम्हारे यहाँ पर, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस इन प्लेन ऑफ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस इन प्लेन ऑफ बॉडी, मतलब ओ क्या है, ओ बेसिकली ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये ओ भी डिफाइन कर देते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस जेड एक्सिस passes थ्रू, अब इसका छोटा सा प्रूफ है, खैर प्रूफ तुम्हें कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं प्रूफ बता देता हूँ। तो आओ प्रूफ देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो सपोज ये है तुम्हारी बॉडी, डन, लैमिनर बॉडी, एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं भाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, है ना, जेड एक्सिस, ठीक है। लेट से हमने बॉडी का कोई एक पॉइंट लिया, ये रहा, ठीक है। ठीक है, देखो, तुम बेसिकली क्या करते हो, इसमें कैलकुलेशन करने के लिए डीएम लेते हो, फिर उस हिसाब से क्या कहते हैं उस बॉडी का, मतलब उस डीएम एलिमेंट का तुम फिर लिखते हो अपना क्या कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर उसका पूरी बॉडी का निकालते हो। लेट से ये एक पॉइंट है, इसका मास है एम आई, है ना, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स आई, वाई आई, जेड आई, ठीक है ना, ये हो गया। अब अगर तुम्हें इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई जेड लिखना है ना, ठीक है। सपोज इस छोटा सा एलिमेंट हो सकता है बॉडी का, ऐसे हर पॉइंट का अलग अलग लिखो, अभी मैं तुम्हें पॉइंट यहाँ बॉडी ना भी बनाता, मैं केवल पॉइंट से तुम्हें एक्सप्लेन करता था, वो भी तुम कर सकते हो। एक काम करो, बॉडी हटाई दो, ठीक है, मैं ऐसे बताता हूँ, बस इतना ध्यान रखना। मतलब बॉडी मैंने बस इसलिए बनाई थी यार, ये समझाने के लिए कि ये बॉडी के प्लेन में है पॉइंट जो भी है, ठीक है। बनाए रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पॉइंट से ही तुम्हारा बॉडी बनती है फिर, ठीक है। अभी मैं तुम्हें एक पॉइंट के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें बना दिया, नेक्स्ट इसमें फिर से बना देता हूँ फिगर। ये बॉडी मैंने बस इसलिए बनाई थी क्योंकि तुम्हारा ये जो पॉइंट है ना, ये बॉडी के ऊपर नीचे नहीं हो सकता, ये बॉडी के प्लेन में ही है, ठीक है, ये ध्यान रखो, ठीक है। चलो नीचे फिर से बना देता हूँ। ये हो गई तुम्हारी वाई एक्सेस, बॉडी तुम्हारी एक्स वाई प्लेन में है, लेट से जो हमने ऊपर दिखा दिया पिछले फिगर में। तो थोड़ा सा नीट फिगर बना लेते हैं, ये हो गया जेड एक्सेस, ठीक है। ये तुम्हारा पॉइंट हो गया इसी एक्स वाई प्लेन में, एम आई, इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स आई, वाई आई, और जीरो बोल दूं क्योंकि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट जीरो, ये नहीं, एक्स वाई प्लेन में ही है बॉडी, ठीक है, जीरो बोल दिया, ठीक। अगर मैं अब आई जेड लिखना चाहूँ भाई, है ना, तो सिंपली
एम आई। अच्छा, ऐसे डिफरेंट बहुत सारे एम आई होंगे, ठीक है, ये जैसे ये आई एस पार्टिकल है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे इसमें, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से आई जेड लिखना चाहूँ, तो वो सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर नहीं हो जाएगा, आर आई इसका पोजिशन वेक्टर हो गया, ठीक है। समझ में आई बात। तो इस तरीके से किसी भी आई एस पार्टिकल का बना सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, रिजिड बॉडी बनाने के लिए। चलो मैं बॉडी बना ही देता हूँ यार यहाँ पर भी, ठीक है, इस तरीके की बॉडी है हमारी। लेट्स से एक मिनट थोड़ा सा बेटर बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उसमें एक पार्टिकल ये है। तो अगर मैं आई जेड लिखना चाहूँ इस बॉडी का, तो हो जाएगा सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर। आर आई क्या है भाई? इस बॉडी का पोजीशन वेक्टर, जरा बना के दिखाता हूँ, ये है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, तो मैं एक चीज ये तो बोल ही सकता हूँ ना, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में ही चल रही है सारी चीजें। मैं ऐसे बोल सकता हूँ आर आई जो है वो अंडर रूट ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर है, एक्स आई वाई आई, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि आर आई स्क्वायर जो है वो एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर हो जाएगा। ये हुआ, तो आई जेड की वैल्यू में लिख दूंगा सिग्मा एम आई कॉमन ले लिया, अंदर आर आई स्क्वायर को मैंने लिख दिया एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। तो ये बन गया सिग्मा एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस सिग्मा एम आई वाई आई स्क्वायर, ये आई जेड हो गया, क्लियर। ये एम आई एक्स आई स्क्वायर क्या है भाई? एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं इस एक्सिस के बाद अबाउट बात कर रहा हूँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा भाई? ये एक्स आई का ये कोऑर्डिनेट तुम्हारा वाई आई है, ठीक है। तो अगर मैं आई एक्स बोलूँ, तो क्या वो सिग्मा एम आई वाई आई स्क्वायर नहीं हो जाएगा? क्योंकि ऐसे जितने भी सारे पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट्स लेते जाएंगे जो इससे दूरी है, ठीक है, तो यही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो तुम्हारा आई जेड है, ठीक है, सॉरी आई एक्स है, वो सिग्मा एम आई वाई आई स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली जो तुम्हारा आई वाई है, ध्यान से देखना, ये है वाई एक्सिस, तो ये दूरी पहले पार्टिकल की आई, ये है एक्स आई, ठीक है, क्योंकि ये वाई, ये एक्स इक्वल टू जीरो है और ये एक्स इक्वल टू एक्स आई है, तो एक्स आई हो गई। यहाँ कोई पार्टिकल होगा, इसकी यही जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही इसकी वाई एक्सिस से दूरी होगी। यहाँ कोई कोऑर्डिनेट होगा तो वही सेम चीज बात हो गई, ठीक है। तो आई वाई को मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ सिग्मा एम आई एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। तो बस सिमिलर इसको बोल दो, आई जेड जो है तुम्हारा एम आई एक्स आई स्क्वायर क्या है भाई? आई वाई। आई जेड इक्वल टू आई वाई प्लस एम आई वाई आई स्क्वायर क्या है? आई एक्स, आई वाई प्लस आई एक्स। तो ये इसका प्रूफ हो गया भाई, इस तरीके से तुम इसको प्रूफ कर सकते हो, बस यही है। तो ये थ्योरम बहुत काम आता है, अभी आगे तो मैं कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा। एक थ्योरम और है, इसको भी देख लो। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। चलो, अब ये थ्योरम क्या बोलता है भाई, कि सपोज तुम्हारे पास इस तरीके की एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। अब इसमें लैमिनार बॉडी का चक्कर नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ, बस कोई भी एक बॉडी है इस तरीके की, ठीक है। ये इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, लेट से सेंटर ऑफ मास सीएम बोल दे रहा हूँ। अब ये जो सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई कोई भी एक एक्सिस है, ठीक है, ये एक एक्सिस है, इसके अबाउट जैसे जेड से बॉडी रोटेट कर सकती है। तो इसके अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलूँ तो मैं बोल दूंगा आई सी एम, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अब मेरे पास कोई एक और एक्सिस है ना, वो बॉडी पर हो सकती है, बॉडी के बाहर हो सकती है, लेट से यहाँ पर है, ये एक और एक्सिस है ना। इस एक्सिस का नाम मैंने दे दिया ओ, ओ डैश। ये सेंटर ऑफ मास से टी दूरी पर है एंड पैरेलल टू सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस। बेसिकली सेंटर ऑफ मास एक्सिस का कुछ नाम दे देते हैं यार, इसको मैं सी सी डैश बोल दूं, सी सी डैश। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ पैरेलल टू सी सी डैश। लेट से ये सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस है ना। यहाँ कुछ और है क्या यार, एक्सप्लेन रुकना मेरा, चलो तो मैं इससे एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। लेट से ये सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस है, ठीक है। तो इसके पैरेलल ये वाली एक्सिस होगी, उससे कुछ डी दूरी पर, ठीक है।
ये कहीं भी हो सकती है, सेंटर ऑफ मास वाले एक्सेस के पैरेलल होनी चाहिए बस, ठीक है। इतनी तुम्हारी सी कंडीशन है, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ मास वाली एक्सेस है तो ये एक्सेस ऐसे नहीं हो सकती, इंटरसेक्शन नहीं हो सकती, बस पैरेलल होनी चाहिए। बाकी कहीं पर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो गया। तो अगर इस तरीके की कंडीशन है तो मैं इस आई ओ ओ डैश को लिख सकता हूँ क्या? तो आई ओ ओ डैश को मैं लिख सकता हूँ आई सी एम, जो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सेस थी, प्लस इस बॉडी का मास लेट से मैं कुछ बोल दे रहा हूँ एम है, प्लस एम इंटू ये डिस्टेंस कितना था डी, एम डी स्क्वायर। तो मैं ये बोल सकता हूँ किसी भी एक ऐसी एक्सिस के लिए जो सेंटर ऑफ मास की एक्सिस के परपेंडिकुलर सॉरी के पैरेलल हो कुछ डी डिस्टेंस पर। तो इस तरीके से मैं उस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूँ अगर मुझे सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट पता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है यार कि अगर सेंटर ऑफ मास होता है लेट से ये कोई एक पॉइंट है और ऐसी एक एक्सिस है और इससे डिस्टेंस कुछ लेट से डी डैश है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस एम डी डैश स्क्वायर वो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा? नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि तुम ये चीज बोल सकते हो केवल सेंटर ऑफ मास से पास हो रही एक्सिस के लिए ही। अगर सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही तो तुम नहीं बोल सकते। तो ऐसे तो तुम अगर ये देखो इस कंडीशन की तुम्हें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, ऐसे देख लो समझ लो। लेट्स से अगर ये कंडीशन नहीं होती तो तुम तो फिर ये भी बोल सकते हो ना, अभी मैं बोल रहा हूँ सेंटर ऑफ मास वाले में एम डी स्क्वायर प्लस किया तो ये मिली। ऐसे तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इस वाली एक्सिस में एम डी स्क्वायर प्लस किया तो ये मिली। ये तो गलत हो जाएगा ना, एक ही चीज सही है दोनों में से। तो हमेशा ये इसमें कंडीशन होती है कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही होती है तुम्हारी एक एक्सेस और दूसरी उसी के पैरेलल होती है बस, और इस तरीके से तुम इसको लिख सकते हो। अब इसका प्रूफ मैं बताता हूँ, ठीक है। तो लिख लो पहले, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन पहले नोट कर लो भाई, क्योंकि ये बहुत जरूरी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए। सबसे पहली चीज यही है, वन एक्सिस शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड अदर शुड बी पैरेलल टू इट। वन एक्सिस शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड अदर should be parallel to it to apply parallel axis theorem, ठीक है। और ये जो हमने ऊपर लिखा है इसमें हम एक एक चीज डिफाइन कर लेते हैं। तो आई सी एम क्या है भाई तुम्हारा? एनी एक्सेस आई अबाउट या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, एम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। ये आई सी एम है। आई ओ ओ डैश क्या था भाई ऊपर वाले उसी फॉर्मूले में? आई अबाउट या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सेस पैरेलल टू आई सी एम वाली एक्सेस जो ये थी, ठीक है। पैरेलल टू सी सी डैश, हमने उसको सी सी डैश नाम दिया था ना, ठीक है। ये आई सी एम वाली एक्सेस जो भी है, ठीक है, जो भी समझ लो। और तीसरा डी जो है, सेपरेशन बिटवीन सी सी डैश एंड ओ ओ डैश, तो इन दोनों एक्सेस के बीच का सेपरेशन, ये डी दिख रहा है, ठीक। चलो, हाँ, इसका प्रूफ दिखाते हैं। चलो, इसका प्रूफ उससे थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी प्रूफ तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बस तुम्हें समझाने के लिए, बस तुम्हें थ्योरम पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रूफ का कहीं कुछ काम नहीं आता, ठीक है। कई लोग तो बताते भी नहीं है, बट क्योंकि फिजिक्स है यार, तो एक एक चीज को प्रूव करते रहो तो कॉन्फिडेंस बना रहता है, वरना केमिस्ट्री जैसा लगने लगेगा ये भी, है ना। तो ये हो गया। चलो, ये हो गई तुम्हारी बॉडी, है ना। अब लेट से तुम्हारे पास ये एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। और ये जो जेड एक्सिस है ना, ये वाली, ये तुम्हें बेसिकली निकालना है। अगर मैं बोलूँ आई जेड निकालना है तुम्हें, वो क्या होगा? और ये है तुम्हारा सेंटर ऑफ मास, लेट से यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम इसके लिए अब हमें निकालना है। ये सेंटर ऑफ मास के लिए कलर दूसरा ले लेता हूँ यार, क्योंकि पिछली बार येलो कलर मैंने जनरल पार्टिकल के लिए लिया था। ये हो गया सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और लेट से तुम्हें सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये जो एक्सिस है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी है, इसका तुम्हें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ में आ रही है? इस तरीके से
ठीक है, इसको मैं बना ही देता हूँ चलो। ये इस तरीके की एक्सेस है। ठीक है, और ये वाली कुछ ऐसी सी। एक मिनट। ठीक है, तो अब तुम्हें आईसीएम तुम्हें पता है, तुम्हें ये आईजेड बताना है। ठीक है, तो कैसे अब इसी को हम प्रूव करेंगे वो तुम्हें पता ही है, और ये सेपरेशन तुम्हें दिया हुआ है डी दोनों के बीच का। चलो, कोई जनरल पार्टिकल लेता हूँ भाई, इस बॉडी पर लेट से ये, इसका मास है एम आई, है ना, और इसका जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ इस एक्सिस के अबाउट, जो हमने जनरल एक्सिस लिया है वो है लेट से एक्स आई डैश, वाई आई डैश, जेड आई, ये जेड जीरो ले लेना यार, ठीक है जीरो ले लेते हैं, क्योंकि जेड हमने इसी में एक्सिस ऐसे मान लिया कि जेड जीरो हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया। और सेंटर ऑफ मास देखो, मैं एक लिखता हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम आई अगर मैं लिखना चाहूँ तो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम आई अगर मैं लिखूँ, अगर मैं ये एक्स वाई जेड एक्सिस लिखता हूँ, है ना, जो कि रेड कलर से मैंने बनाई हुई है ये ऊपर वाली, ठीक है, तो वो हो जाएगा सीधे सीधे एक्स आई डैश, वाई आई डैश, जेड आई डैश। क्लियर। और इन ये सीएम वाली है फ्रेम में अगर मैं देखूँ, सीएम फ्रेम, सीएम फ्रेम मतलब क्या था, बना देता हूँ चलो, इस तरीके का। ठीक है, इसका एक्स सेम ही है। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से, ये वाले जो फ्रेम है ना, इसमें अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएंगी तुम्हारे लेट से कुछ एक्स आई, वाई आई, और ये जेड आई, ये तो जीरो ही हो गया ना, क्योंकि दोनों ही जीरो, जेड में तो जीरो ही है ना दोनों ही, क्योंकि देख सकते हो तुम उसी प्लेन में है बॉडी, मतलब बॉडी के प्लेन में ही दोनों एक्सिस है। ठीक है, ये हो गया। अब इन सबको कहीं से रिलेट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये पार्टिकल है ना, एक मिनट कलर ऐसा लेते हैं, ये पार्टिकल है, बट यार कौन सा कलर लूं इसमें, ये पार्टिकल है। तो ये वाली डिस्टेंस तुम बोल रहे हो कि कितनी है, एक्स आई, और यहाँ से यहाँ तक की तुम इस डिस्टेंस को बोल रहे हो एक्स आई डैश। तो क्या तुम एक चीज बोल सकते हो कि जो एक्स आई डैश है वो एक्स आई प्लस डी है। फिगर से दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना। एक नीचे क्लियर नीट फिगर बना के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये है हमारा पुराना वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, जिसमें डैश वाली चीजें ले रहे हैं हम। ठीक है, ये हो गया। अब इसी के बाद मैं सेंटर ऑफ मास वाला बना देता हूँ यहाँ पर। अरे ये क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास वाला कुछ ऐसा सा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, तुम्हें पता ही होगा, एक्स वाई जेड समझ लेना। ये है तुम्हारा पार्टिकल एम आई, है ना। तो एक चीज तुम्हें पता ही है कि जो तुम्हारा यहाँ इसके हिसाब से जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये है एक्स आई डैश। हम्म, और ये इस वाले के हिसाब से जो तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये ये है एक्स आई, और ये दूरी कितनी है भाई, ये है टी। तो क्या सीधे से तुम ये नहीं बोल सकते कि जो तुम्हारा एक्स आई डैश है वो एक्स आई प्लस डी है। बोलो, समझ में आई बात। ठीक है, जेड आई और जेड आई डैश दोनों ही जीरो है, ये तो पता ही है। अब वाई की बात करते हैं। तो अगर मैं इस वाले के हिसाब से, पुराने वाले के हिसाब से चलूँ, तो ये है तुम्हारा वाई आई डैश। ठीक है, और नए वाले के हिसाब से चलूँ, जो कि वाई कलर से बना रहा हूँ मैं, तो ये भी सेम ही है भाई, वाई आई। तो मैं क्या एक चीज बोल सकता हूँ कि वाई आई डैश जो है तुम्हारा, वाई आई के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, अब मेरे ख्याल चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर मैं इस पार्टिकल, मतलब इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने चलता हूँ अबाउट एक्स वाई जेड, ये रेड वाली एक्सिस से, ठीक है, एक्स वाई जेड, तो इसको मैं बोलूंगा आई जेड इज इक्वल टू सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर को मैं सीधे सीधे लिख दूं एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, जो पिछले बार भी किया था, प्लस जीरो, क्योंकि जेड तो जीरो ही है ना, क्योंकि आर आई तुम्हारा अंडर रूट ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई है। ये हम बात कर चुके हैं। अच्छा, ये डैश है, क्योंकि हम लोग अब की बार ये डैश लगा लेना। डैश क्यों लगाया, समझ में आई बात। क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स आई डैश वाई आई डैश, ये इसके कोऑर्डिनेट पिछली बार एक्स आई वाई आई थे, अब हमने एक्स आई डैश वाई आई डैश माने हैं।
जो बिना डैश वाले कोऑर्डिनेट है वो हमने इस एक्सिस के हिसाब से माने, तो उसकी बात अभी हम कर ही नहीं रहे हैं, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो एक्स आई डैश वाई आई डैश लिखना पड़ेगा। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया। ठीक। अब जरा थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिग्मा एम आई एक्स आई डैश हमारा एक्स आई प्लस डी था, तो जरा लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स आई प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस वाई आई डैश हमारा वाई आई के ही बराबर था, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस वाई आई स्क्वायर। ये क्यों किया है? क्योंकि एक्स आई वाई आई तुम्हारे सेंटर ऑफ मास के अबाउट होंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और देख लो, ये तो आई जेड लिखा हमने, अगर मैं आई सी एम लिखने को बोलूँ, सी एम वाली एक्सिस के अबाउट, तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जीरो है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे आर आई डैश कर लेना, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस सिग्मा एम आई वाई आई स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर? चलो, ये हो गया। इसको खोलते हैं भाई अब, है ना, ये एक्स आई प्लस डी का होल स्क्वायर, इसको खोलते हैं। ये हो जाएगा सिग्मा एम आई, क्या हुआ है, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, एक्स आई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू एक्स आई डी प्लस वाई आई स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब इनको सबको खोल लेते हैं, तो इसको लिख सकता हूँ मैं सिग्मा एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस सिग्मा एम आई, ये वाले को ले ले रहा हूँ पहले बाहर, वाई आई स्क्वायर प्लस सिग्मा एम आई डी स्क्वायर प्लस टू डी सिग्मा एम आई एक्स आई। ये कैसे लिखा? क्योंकि डी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है, सिग्मा के इस तरीके से। अब ये पूरा टर्म क्या बनाएगा भाई? आई सी एम नहीं है ये अपना आई जेड लिख रहे थे हम, जो आई सी एम प्लस सिग्मा एम आई डी स्क्वायर, और ये चीज तुम्हारी जीरो हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है मास मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मोमेंट जीरो होता है, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जीरो हो जाएगा, तो फाइनली तुम्हें आई जेड निकल करके आ जाएगा आई सी एम प्लस सिग्मा एम आई डी स्क्वायर। वैसे ये प्रूफ कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो तुम इसको छोड़ सकते हो, इसको मतलब समझने के लिए मैंने करा दिया कि हाँ ये चीज़ है। बाकी तुम्हें मेन चीज़ जो याद रखनी है वो ये थ्योरम है, और पिछले वाले का भी सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया, सिग्मा एम आई बेसिकली भाई ये टोटल मास है, टोटल मास कर लो, ठीक है, खत्म। अब एक चीज़ करके देखो, इसका एक एप्लीकेशन करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक रॉड है, मास एम, लेंथ एल, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये एक एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई, ये एक एक्सिस है बेसिकली इसके एज से पास होती हुई पैरेलल टू सेंटर ऑफ मास एक्सिस एट अ डिस्टेंस डी, जो कि तुम्हें एल बाई टू समझ में भी आ रहा होगा। इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल देता हूँ आई, और इसका बोल देता हूँ आई सी एम। तो आई और आई सी एम को रिलेट कर लो भाई। तो सिंपली तुम्हें दिख रहा है कि इसमें अगर तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, ये हाँ ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, तो तुम बोल सकते हो आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस कितना, एम डी स्क्वायर, क्योंकि इसका मास एम है, ठीक है। क्लियर? आई सी एम कितना है भाई? एम एल स्क्वायर बाई 12, ये पता होगा तुम्हें, ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, प्लस एम डी की वैल्यू हो गई एल बाई टू का स्क्वायर, ठीक हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, एम एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1/12 प्लस 1/4, 12 एलसीएम लिया तो 1 + 3, तो 4/12, ये निकल करके आएगा एम एल स्क्वायर बाई 3। क्या ये वाली एक्सिस का एम एल स्क्वायर बाई 3 नहीं आता था जब हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया था? तो ये चीज़ यहाँ पर भी ट्रू हो गई, और क्लियरली है। देखो, फिर से याद रख लो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली होनी चाहिए, और सेकंड एक्सिस पैरेलल टू सेंटर ऑफ मास होनी चाहिए, ठीक है। पर कई लोग यहाँ पे ये भी गलती कर देते हैं कि एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो वो ये भी बोल देते हैं कभी कभी कि आई सी एम जो है वो तुम्हारा इसमें
एम डी स्क्वायर ऐड कर दूं, करके देख लेना, बहुत गलत आंसर आ जाएगा। तो हमेशा सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस में ऐड करके हमें दूसरी एक्सिस का मिलता है, ठीक है, ध्यान रख। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज का थ्योरी पार्ट हमारा ऑलमोस्ट खत्म होता है। एक चीज और बतानी है, उससे फिर कुछ एक दो अच्छे क्वेश्चन करते हैं, एरोडोव के भी है मेरे पास। तो ये चीज और आज हम डिस्कस कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, तो लिख सकते हो सेक्शन, सेक्शन ऑफ बॉडीज का सेंटर ऑफ मास, जैसे हमने सेंटर ऑफ मास बोल दिया मैंने, सेंटर ऑफ मास हमने पिछली बार कैलकुलेट किया था। अगर एक बॉडी रेगुलर बॉडी का सेक्शन है, जैसे तो जितनी भी रेगुलर बॉडीज हमने कल करी उनका सेक्शन हो सकता है, लेट से स्फीयर का सेक्शन है, रॉड का सेक्शन है, रॉड का सेक्शन तो रॉड ही बनेगा, स्फीयर का सेक्शन हेमिस्फीयर बन सकता है या कुछ और बन सकता है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा क्या कहते हैं, डिस्क का सेक्शन है, रॉड रिंग का सेक्शन है, तो उसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, देखते हैं। तो लिख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन ऑफ रेगुलर शेप्ड बॉडीज, ठीक है। चलो, तो लेट से हम आज एक डिस्क का सेक्शन निकालते हैं और उसके लिए कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास एक मिनट, ये हमारे पास एक डिस्क होती, फुल डिस्क है ना, बट हम फुल डिस्क नहीं लेंगे, ये इसका सेंटर है, इसका हम एक सेक्शन लेंगे इस तरीके का। ये सेक्शन हमने काट लिया, है ना। लेट से ये जो सेक्शन काटा, ये थीटा एंगल सबटेंड करता है एट द सेंटर। इतने में ही केवल मास है तुम्हारा, है ना, लेकिन मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये याद रखना, ठीक है। इस डिस्क का मैं मास बोल देता हूँ, ये जो मतलब इस टोटल शेडेड रीजन का ही मास होगा, वो होगा एम, रेडियस इसका हो गया आर, ठीक है, क्लियर। तो इसका अब हमें लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो भाई, चलो लिखते हैं। तो किसी भी रेगुलर शेप बॉडीज या मतलब किसी भी रिजिड बॉडी का लिखने के लिए हम क्या करते थे, एक सेक्शन लेते थे और उसका लिखते थे पहले, है ना। लेट्स से मैं इसका एक सेक्शन लेता हूँ इस तरीके का, मतलब इसमें एक एलिमेंट लेता हूँ डीएम टाइप का, तो मैं यहाँ से कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस गया और मैंने एक आर्क ले ली, ठीक है। ऐसी जितनी भी आर्क्स होंगी, इनका जब मैं मोमेंट इस आर्क को इंटीग्रेट करूंगा, मुझे टोटल सेक्शन मिल जाएगा। ये हो गया। तो इस आर्क, ये जो डीएम एलिमेंट मैंने लिया, है ना, इसका मैं अगर डीआई लिखना चाहूँ तो वो हो जाएगा डीएम, और डिस्टेंस कितना, हर एलिमेंट का डिस्टेंस आर है सेंटर से, आर स्क्वायर। अबाउट में ये एक्सेस लिख रहा हूँ, ठीक है, ये याद रखना। एक्सेस वही है जो हमने पिछली बार ली थी रिंग डिस्क की, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये वाली, ठीक है। तो डी आई मैंने लिख दिया डीएम आर स्क्वायर, ठीक है। अब जो तुम्हारा मास है वो एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डीएम लिखते हैं भाई, डीएम हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा डीए, क्लियर। सिग्मा डिफाइन करते हैं तो मास पर यूनिट एरिया, तो टोटल मास है एम, इसका एरिया कितना होगा भाई, पूरी आर्क पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका कितना होगा भाई, थीटा बाई पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि थीटा एंगल है, थीटा बाई टू पाई बेसिकली, ठीक है। क्योंकि पूरा सर्कल टू पाई सबटेंड करता है, ये थीटा सबटेंड कर रहा है, ये हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, पाई से पाई काट दूं, 2m बाई आर स्क्वायर थीटा, ये हो गया तुम्हारा सिग्मा की वैल्यू। अब डीए लिखता हूँ, डीए कितना होगा, इस आर्क लेंथ, आर्क लेंथ कितनी है भाई, आर थीटा, ठीक है, इंटू थिकनेस यानी कि डी आर, आर थीटा इंटू डी आर, ये डी आर थिकनेस है ना, ये वाली, आर पर जाकर के डी आर थिकनेस का एलिमेंट लिया है, ठीक है, आर थीटा इंटू डी आर, ये हो गया तुम्हारा डी ए, डन। अब बस डी आई लिखते हैं भाई, तो डी आई तुम्हारा था डी एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सिग्मा डी ए आर स्क्वायर, सिग्मा की वैल्यू रखेंगे 2m/r² थीटा, 2m/r² थीटा इंटू डी ए की वैल्यू रखता हूँ आर थीटा डी आर, है ना, इंटू आर स्क्वायर, ये डी आई का वैल्यू हो गया। क्या क्या कट रहा है भाई, थीटा से थीटा कट जा रहा है, इंटीग्रेट करते हैं, है ना, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, इधर आएगा आई, इधर मैं कांस्टेंट को बाहर निकालूंगा तो मेरा बाहर क्या क्या आ जाएगा, 2m/R² इंटीग्रेशन आर क्यूब डी आर बचेगा, इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेकर के कैपिटल आर, रेडियस तो जीरो से कैपिटल आर ही रहेगा, फिगर में देख सकते हो। तो ये बनेगा 2m/R² इंटू आर की पावर 4/4, इसमें लिमिट रखोगे जीरो से
कैपिटल आर। ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा 2m/r² इंटू r⁴/4, तो ये तुम्हारा फाइनली निकल करके आएगा mr²। तो ध्यान से देख सकते हो, सेक्शन ऑफ बॉडी का जो तुम्हारा मोमेंट ऑफ एनर्जी आया वो वही आ गया जो तुम्हारी फुल बॉडी का आता है। बस मास ऑफ सेक्शन है यहाँ पर, पूरी बॉडी का मास नहीं है। ठीक है, मास ऑफ सेक्शन है। मास ऑफ सेक्शन है में ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी। ठीक है, ये जो एम मास है, अगर फुल डिस्क का निकालते तो पूरे डिस्क का मास एम होता। ठीक है, और इसका मास स्मॉल एम है। ठीक है, तो इसका जो मास है, ये मास पूरा जो केवल सेक्शन का ही मास है, यहाँ तो कोई मास है ही नहीं, नहीं तो खाली है। तो केवल सेक्शन का मास है, तो वही आ जाएगा जो फुल डिस्क का आता। जो एम मास के डिस्क का आता, वही एम मास के सेक्शन का भी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना वर्ड्स को। तो ये तुम्हारा आ गया mr²/2, तो इसको लिख सकते हो यहाँ पर। ऐसे हर बॉडी के लिए होगा जितनी भी हमने कल पढ़ी थी। तो तुम लिख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन ऑफ रेगुलर shaped bodies is same as of complete body। ठीक है, बट एक चीज ध्यान रखना, है ना, देखो यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे ये डाउट आगे तक ना बन जाए, इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस चीज में डाउट हुआ था अपने टाइम पे, तो मैं तुम्हें एक बार क्लियर कर देता हूँ। लेट से ये एक डिस्क है, इसका मास m है, रेडियस r है, पूरे पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब इसके लिए सेंटर से पास होने वाली जो एक्सिस है, इसके लिए तुमने आई लिखा, कितना लिखा, mr²/2। अब अगर मैंने बोल दिया कि मैंने इस डिस्क में से इस तरीके का एक क्वार्टर काट लिया। ठीक है, ये वाला क्वार्टर काट लिया, इसको मैं निकाल करके अलग रख दूं इस तरीके से। तो यहाँ इस एक्सिस के अबाउट इसका अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहूँ, तो वो क्या होगा, तो वो mr²/2 नहीं होगा, वो इस सेक्टर का मास लेट से m डैश है। क्योंकि मास m टोटल बॉडी का था, इसका मास तो कम हो गया ना, क्योंकि पूरा मास, इतना मास तो यहीं पर है, केवल हमने एक क्वार्टर काटा है, तो m डैश हो जाएगा m डैश और r²/2, क्योंकि रेडियस आ रही है, पेरेंट तुम्हारी बॉडी का रेडियस आ रही था, तो ये हो गया। ठीक है, जिसका ये सेक्शन है बेसिकली, तो अगर इसको कंप्लीट करोगे तो। ठीक है, तो ये हो गया। एम डैश की वैल्यू क्या होगी, अगर टोटल का मास m है तो एम डैश कितना होगा, एम डैश तुम्हारा m/4 नहीं हो जाएगा, क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 1/4 मास निकाल लिया हमने। तो ये हो जाएगा तुम्हारा m/4 इंटू r²/2, यानी कि mr²/8। ठीक है, तो यहाँ पर तुम बोलोगे भाई ये mr²/2 क्यों आया था, क्योंकि ये जो मास m था ना, ये पूरे डिस्क का मास नहीं था, ये केवल सेक्टर का मास था। तो सेक्टर का मास होता है, ये चीज तुम ध्यान रखना, मास सेक्टर का ही होगा, बाकी फॉर्मूला वही आएगा जैसे रेगुलर बॉडी का आता था mr²/2, तो इस सेक्टर का भी mr²/2, बट मास जो है वो सेक्टर का लेंगे, तो सेक्टर का मास लिया। तो अब तुम देख सकते हो यहाँ पे mr²/8 आ गया, क्योंकि जो m डैश था वो m का 1/4 था। पिछले वाले प्रॉब्लम में यही चीज को हमने, जो ये m डैश है यही m था हमारा, ठीक है, तो इसलिए ऐसा आया था। आई थिंक मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, समझ में आ गया होगा तुम्हें। ठीक है, कोई डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं फिर से बता दूंगा अगली क्लास में अगर दिक्कत आती है इसमें तो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, ये हो गया। सेक्शन ऑफ बॉडी भी हो गया। एक्चुअली क्या, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये एक एक्सेस है, इस पर एक तुम्हारे पास ये है सेमी सर्कुलर डिस्क, मास m, रेडियस r। एक और है सेमी सर्कुलर डिस्क, इसका भी मास m, रेडियस r। ठीक है, नहीं रिंग डिस्क नहीं, रिंग है आपकी बात, ठीक है, रिंग सेमी सर्कुलर। ठीक है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सारी चीजें तुम्हें दी हुई है। इस एक्सिस को मैंने नाम दे दिया ओ ओ डैश, तो आई ओ ओ डैश पूछा है क्या होगा।
तो देख सकते हो भाई, आई ओ डैश क्या होगा, इस वाले से पार्ट का, अगर मैं यहाँ से इस 1 से 2 वाले पार्ट को बोलूँ, तो पूरी रिंग का क्या होता भाई, एम आर स्क्वायर होता। ठीक है, तो वही है। तो जो है इसका क्या होगा, एम आर स्क्वायर हो जाएगा 1 से 2 वाले पार्ट का। ठीक है, और फिर 2 से 3 वाले पार्ट का बोलूंगा तो वो भी एम आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर तुम्हारा 2 MR² हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो, है ना। बेसिकली अगर ये पूरी रिंग होती तो ये इस तरीके से कंप्लीट होती ना, और ये वाली भी पूरी रिंग होती तो ऐसे कंप्लीट होती। तो वैसे तो मास किसका लेंगे, सेक्शन का, तो ये मास सेक्शन का एम दिया हुआ है, एम, और फॉर्मूला क्या होगा, एम आर स्क्वायर, तो वही एम आर स्क्वायर लिया है। सिमिलरली यहाँ पर मास किसका लेंगे, सेक्शन का, तो वो है एम, और फॉर्मूला एम आर स्क्वायर ये। अच्छा, इसको तुम ऐसे भी इमेजिन कर सकते थे कि तुम इसको शिफ्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इस एक्सिस के क्योंकि जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो उस पर तुम इस तरीके से ऊपर नीचे शिफ्ट भी कर सकते हो। तो तुम बोल सकते हो कि इसको मैंने उठा करके यहाँ पे स्लाइड कर दिया, और इसको यहाँ से हटा के मैंने ऐसे रख दिया, ये। अब तो ये रिंग बन गई, है ना। और इसका इस पार्ट का भी मास है, तो टोटल मास कितना हो गया, 2m। और रिंग क्या है, रिंग का क्या होगा, 2m मास की रिंग का तुम लिखना चाहोगे तो आई क्या होगा, 2M R²। ऐसे भी मान सकते हो, तो फिर ये 2MR² निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो जिस एक्सेस के अबाउट लिख रहे हो, है ना, उस एक्सेस के अबाउट तुम स्लाइडिंग कर सकते हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, तुम इसको यहाँ से ऊपर नीचे इधर नीचे स्लाइड नहीं कर सकते थे, तुम इसको यहाँ से उठा नहीं सकते थे, बट इसको इसी के पैरेलली स्लाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये पैरेलली स्लाइड कर सकते हो। ये करके मैंने इसको यहाँ से स्लाइड करके यहाँ रख दिया और फिर लिख दिया, ये भी एक तरीका है समझने का। चलो, फुह, आ जाओ, अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो वो बच्चों वाले क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है यार, कि दो रॉड का निकाल रहे हैं, रॉड और उसका, ये क्वेश्चन कर लोगे, ये एक दो क्वेश्चन है, इनसे तुम्हारा मोर देन इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे ज्यादा इसमें रिक्वायर्ड ही नहीं है। ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, एडवांस लेवल है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है मतलब। अगर ये कर लिया तो वो बच्चों वाले क्वेश्चन तुम इजीली कर लोगे, जो तुम्हें टीचर्स कराते होंगे कि एक स्क्वायर की साइड का कराते रहेंगे, 4 रॉड से स्क्वायर बना दिया, उसमें कहीं डायगोनल के बहुत पूछ रहे हैं, वो सब आसान चीजें हैं यार। ठीक है, वो कर लोगे तुम, वैसे क्वेश्चन आते भी कम ही है। ठीक है, तो ये देख लो, ये क्वेश्चन है, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि जो अभी आज कॉन्सेप्ट समझा है तुमने, वो समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है, चलो, खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। तो चलो डिस्कस करते हैं इसको। बोल रहा है, टू यूनिफॉर्म स्फीयर्स ऑफ मासेस m1 m2 एंड रेडियाई r1 r2 आर कनेक्टेड एट द एंड्स ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ l। ठीक है, तो फिगर समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म स्फीयर्स है, सॉलिड स्फीयर्स है, ये हो गया, ये हो गया, दो सॉलिड स्फीयर, ये एक रॉड से कनेक्टेड है जिसकी लेंथ है l। और फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ द मास, perpendicular, find the moment of inertia system about an axis perpendicular to the rod and passing through the center of a passing sorry find the moment of inertia of the system about an axis perpendicular to rod and passing through a point at a distance a from the center of mass of the rod, मतलब यहाँ से a। इस फिगर को मैं कॉपी कर रहा हूँ, नीचे बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए, ये रहा फिगर। तो इस एक्सिस के अबाउट ये जो ए डैश है, इसके अबाउट तुम्हें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ठीक है, तो एक एक बॉडी का निकालते हैं, फिर ऐड कर लेंगे। तो इस बॉडी के सबसे पहले ये छोटे वाले स्फीयर पर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट लिखना चाहें, इस एक्सिस को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, लेट से, क्या नाम दे दूं भाई, 1 1 डैश बोल देता हूँ। ठीक है, तो I 11 डैश अगर मैं लिखना चाहूँ, इसी स्फीयर के लिए लिख रहा हूँ मैं, ऑफ मास m1 के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी पहले हम केवल m1 के लिए कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो I 11 डैश कितना होगा भाई, स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का आपने कल पढ़ा था, 2/5 MR² था ना। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ यही था मेरे ख्याल से, यही होता है। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, 2/3 था कि 2/5 था, 2/5 ही था, है ना। वो है हॉलो का 2/3 है, इसका होगा 2/5 m1 r1²। ठीक है, और इसका अगर अब मैं इस एक्सिस के अबाउट लिखना चाहूँ, I a डैश m1 के लिए लिखना चाहूँ, तो वो कितना हो जाएगा, 2/5 m1 r1²
ये क्योंकि सेंटर ऑफ मास है, ये मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस है ना, जो 1 1 डैश है, तो ये प्लस इस स्फीयर का मास m1 और ये डिस्टेंस d1 बोल देता हूँ उसको, d1 स्क्वायर। अब d1 कितना होगा भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरे कलर से लिखते हैं, दिख रहा होगा तुम्हें। d1 हो जाएगा तुम्हारा, ये डिस्टेंस है जो है तुम्हारी a। तो ये डिस्टेंस, ये रॉड के एंड से, यहाँ से लेके ये वाली डिस्टेंस जो है, ये क्या तुम्हारी L/2 - a नहीं हो जाएगी? क्योंकि देखो, ये डिस्टेंस पूरी L/2 है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास है रॉड का, रॉड की लेंथ L है, तो ये L/2 है। इसमें से ये निकाल दिया a, तो ये मिल गई तुम्हें L/2 - a। तो जो तुम्हारी d1 होगी बेसिकली, वो होगी L/2 - a, ये वाला डिस्टेंस, प्लस यहाँ से आगे फिर ये रेडियस भी तो है r1, प्लस r1। ठीक है, तो इसको यहाँ पे रख दूंगा, तो हो जाएगा 2/5 m1 r1 स्क्वायर प्लस m1 L/2 - a प्लस r1। ये पूरा d1 है, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया छोटे वाले स्फीयर के लिए। अब इसको यहीं छोड़ते हैं, अब बड़े वाले की बात करते हैं, m2। ठीक है, तो इसके लिए भी हम एक एक्सिस मान लेते हैं, यही सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली, पैरेलल टू दिस a डैश। इसका नाम मैंने वो दे दिया कुछ 2 2 डैश। तो अगर मैं इसके लिए I 2 2 डैश लिखूंगा, तो हो जाएगा 2/5 m2 r2 स्क्वायर। और इसके लिए अगर मैं I a डैश लिखूंगा, तो हो जाएगा 2/5 m2, जैसे सिमिलरली पिछले वाले के लिए लिखा था, m2 r2 स्क्वायर प्लस m2 d2 स्क्वायर। d2 क्या है भाई, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगी, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ से ऐसे बनाऊँ, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी तुम्हारी L/2 प्लस a, और प्लस r2 और जोड़ दो, तो d2 की वैल्यू हो जाएगी L/2 प्लस a प्लस r2। तो अब इसके लिए आई ए डैश लिखूंगा, तो हो जाएगा 2/5 m2 r2 स्क्वायर प्लस m2 कॉमन लेकर के अंदर आएगा L/2 प्लस a प्लस r2 पूरे का स्क्वायर। डन। अब क्या बच रहा है भाई, रॉड। रॉड रॉड के लिए ICM क्या होगा, रॉड का मास दिया है इसमें, कितना दिया है, मास m दिया है, ठीक है, और लेंथ L है, तो हो जाएगा ml² / 12। और I a डैश क्या होगा रॉड के लिए, वो होगा ml² / 12 प्लस, ये रॉड से डिस्टेंस कितनी है भाई, ये वाली a है अपनी a डैश की, प्लस ma²। ये हो जाएगा इसके लिए, तो ये इसके लिए आ गया, ये हमारा उसके लिए आ गया। I a डैश 2 बोल देता हूँ इसको, I a डैश 1 बोल देता हूँ इसको, है ना, और I a डैश रॉड बोलता हूँ इसको। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आ गई, तो मैं फाइनली I a डैश को लिख सकता हूँ I a डैश 1 प्लस I a डैश 2 प्लस I a डैश रॉड। तीनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और बस यही है। तो ये ऐड कर लेना भाई, बस यही है, ठीक है, इसको अब आगे नहीं कर रहा मैं, यही है आंसर, यही है तुम्हारा। क्योंकि कुछ इसमें वैल्यूज वैल्यूज नहीं दी है, तो बहुत गंदा सा आंसर दिखेगा। ठीक है, बट समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज के लिए इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया बस, दोनों स्फीयर्स का अलग अलग निकाला, फिर उनको आई ए डैश में के अबाउट लिखा, है ना, और सिमिलरली फिर रॉड के लिए करा, और डिस्टेंसेस तो तुम फिगर से देख के समझ ही लोगे, बस यही है। इस तरीके से ये सॉल्व कर सकते हो। अब तुम इससे इजी वाले सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, आगे बढ़ते हैं। ये आगे तुम्हारा इरोडोफ का क्वेश्चन। तो इरोडोफ का है ये क्वेश्चन नंबर 1.238, तो फर्स्ट चैप्टर का 238 क्वेश्चन नंबर। अच्छा, इसका ए पार्ट कल हम कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस है ये, तो कल के लेक्चर में हमने इसको डिस्कस कर लिया था। तो अब तुम्हें करना है इसका बी पार्ट। ठीक है, खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट। ठीक है, थिन यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट रिलेटेड टू द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्लेट पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स वर्टिसेस।
ओके। बेसिकली ये है तुम्हारी एक प्लेट, थिन रेक्टेंगुलर प्लेट। साइड्स ऑफ प्लेट्स आर ए एंड बी, तो मैंने इसको बोल दिया ए, इसको मैंने बोल दिया बी। तो तुम्हें इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट थिन यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट। ये हो गया ऑफ एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्लेट एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स वर्टिसेस। तो किसी एक वर्टेक्स से, सपोज इस वर्टेक्स से पास होती हुई, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो इसको कैसे निकालें? अच्छा, इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा भाई? सेंटर ऑफ मास रोटेट करते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना, जो अभी जिसके अबाउट निकालने को बोल रहा है। ठीक है, चलो एक मिनट रुकना। ये हो गया, ये हो गया। हम्म, तो देखो, अगर तुम इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट डायरेक्टली निकालने जाओगे ना, तो इसका तुम निकाल सकते हो, इस पार्ट का। ठीक है, इस पार्ट का निकाल सकते हो, बट ये एजेस नहीं है ना, तुम्हें पूरे प्लेट का निकालना है। तो केवल ये रॉड्स होती तब तो फिर भी तुम कोशिश कर सकते थे एक बार। ये पूरे पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो तुम ऐसे तो जा नहीं सकते। बट अगर मुझे किसी भी तरीके से इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट पासिंग एक्सिस जो है, सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट हो गया तुम्हारा, ठीक है, इससे परपेंडिकुलर इस वाली एक्सिस का अगर मुझे मिल जाए ये, ठीक है, और ये डिस्टेंस डी मिल जाए यहाँ से यहाँ तक की, ये, तो मैं सिंपली इस एक्सिस के अबाउट में लिख दूंगा। इस एक्सिस को मैं बोल रहा हूँ सपोज, क्या बोल दूं, कुछ नाम देता हूँ, ए डैश, ये एक्सिस, और ये सी सी डैश। तो आई ए डैश मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ, आई ए डैश जो होगा वो आई सी एम या आई सी सी डैश जो भी बोलो, प्लस पूरे इस बॉडी का मास एम इंटू डी स्क्वायर, ऐसा बोल सकता हूँ। तो मुझे सेंटर ऑफ मास के अबाउट मिल जाए, पहला काम। तो अब इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैसे निकालें भाई, है ना? तो उसका तरीका है भाई, इसको तुम एक काम कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई एक एक्सिस बनाओ इसकी लेंथ के पैरेलल। लेट्स से इसको मैं बोल देता हूँ एक्स एक्सिस। एक बनाओ इसके विड्थ के पैरेलल, लेट्स से इसको मैं बोलता हूँ वाई एक्सिस। और सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस को मैं बोल देता हूँ अभी जेड एक्सिस। तो आई जेड सीधे सीधे मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस हम यूज करके, आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, अब आई एक्स और आई वाई लिखना अपना काम है। ठीक है, तो फिर से मैं तुम्हें अब एक फिगर बना रहा हूँ ऐसे, रेक्टेंगुलर ये बना लिया अपन ने। एक मिनट, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारे दोनों थ्योरम रिवाइज हो जाएंगे साथ साथ। ये हो गया, इसे पूरे में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो तुम्हें पता ही है। लेट से अभी हम आई एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये इस पे इस तरीके की डिफरेंशियल रॉड ले लूँ छोटी सी, ये कुछ डीएम मास की है, और इसकी ये विड्थ कितनी होगी भाई, बी। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जो इसकी है भाई इसकी भी होगी। ठीक है, तो इस एलिमेंटल रॉड के लिए क्या मैं डी आई लिख सकता हूँ? तो डी आई एक्स बोल देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डीएम, इसका लेंथ ये हो गया बी, रॉड के लिए जैसे लिखते हैं बी स्क्वायर बाई 12। ये तो अपने को पता है। तो आई एक्स लिखने जाऊंगा तो इसको पूरे को इंटीग्रेट करूंगा, तो हो जाएगा डीएम बी स्क्वायर बाई 12 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। डीएम को इंटीग्रेट करोगे तो टोटल मास ऑफ द प्लेट आ जाएगा जो कि हो जाएगा एम। अच्छा, प्लेट का मास इसमें दिया नहीं है ना, तो हम अभी अपने से मान रहे हैं कि मास ऑफ प्लेट एम है, ये बाद में कट जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो आई एक्स तुम्हारा आ जाएगा सिंपली एम बी स्क्वायर बाई 12। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, फिर से प्लेट बना रहा हूँ मैं। ठीक है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना? और इसको कभी कभी ये वाला फॉर्मूला लोग रटा देते हैं। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स, मैंने अच्छे अच्छे टीचर्स को देखा ये चीज रटाते हुए। ये रटने की जरूरत नहीं, तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे। आप सपोज ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, इसके लिए भी वही सेम काम करते हैं, ये कैसे हम इसको रॉड काटते हैं इसमें से। ठीक है, ऐसी रॉड्स काटते काटते जब इनको इंटीग्रेट करोगे तो पूरा ये बन जाएगा डीएम मास। ठीक है, लेंथ इसकी कितनी रहेगी, ये जो थी तुम्हारी टोटल लेंथ ये ए थी। तो अगर मैं सिमिलरली वैसा ही केस बन गया ना जैसे ये था, तो इसके लिए भी लिख सकता हूँ डी आई इक्वल टू डी एम ए स्क्वायर बाई 12, इंटीग्रेट करूंगा आई मिल जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 12। ठीक है, ये आई वाई है बेसिकली, है ना? तो तुम्हारा आई एक्स निकल गया एम बी स्क्वायर बाई 12, आई वाई निकल गया
ma² / 12। तो आई जेड या आई सी एम भी बोल सकते हो, वो हो जाएगा तुम्हारा आई एक्स प्लस आई वाई। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं, तो mb² / 12 प्लस ma² / 12। इसको तुम बोल सकते हो m/12 a² प्लस स्क्वायर। और ये तुम्हें रिजल्ट लोग रटा देते हैं कि प्लेट का सेंटर ऑफ मास के वाली जो ये एक्सेस है, जो ये जेड एक्सेस हमने यहाँ मानी हुई है, इसका ये होगा, तो ये रटने की जरूरत नहीं है। बाकी रट भी सकते हो, आगे यूज आएगा तो तुम डायरेक्टली यूज कर लेना भाई। बाकी रटने के साथ प्रूफ भी पता होना चाहिए, तो कैसे निकाला ये तुमने आज देख लिया, ठीक है, ये हो गया। तो अपने को अब आई सी एम मिल गया, ठीक है, बहुत आसान हो गया। आई ए डैश क्या होगा, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। तो आई ए डैश जो होगा तुम्हारा हो जाएगा आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हो m/12 a² प्लस b² प्लस एम डी स्क्वायर। अब डी को रिलेट करते हैं भाई, डी को कोशिश करते हैं निकालने की। तो देखो भाई, इसी फिगर में दिखा रहा हूँ, ये वाली लेंथ कितनी होगी, क्या ये b/2 नहीं होगी, क्योंकि टोटल विड्थ b है। ये वाली लेंथ कितनी होगी भाई, क्या ये a/2 नहीं होगी, क्योंकि टोटल लेंथ a है। तो d² = b/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, ये चीज मैं बोल सकता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। d² = b/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे ये आएगा b² / 4 प्लस a² / 4। तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी b² प्लस a² / 4। क्लियर। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस m/12 a² प्लस b² प्लस m a² प्लस b²/4। ये टी की वैल्यू ये रख दी हमने। एलसीएम लोगे 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा m a² प्लस b², इतना तो कॉमन हो गया, अंदर बचेगा 1 + 3। तो ये बनेगा m a² प्लस b²/3। आई का आंसर। चलो, यही आना चाहिए था तुम्हारा, ठीक है। और 10 मिनिमम, ठीक है ठीक है। नेट माथ एम दिया था यार, ये हमने माना, मैंने बोल दिया था उस समय कि मान लो, माना नहीं, ये एम दिया हुआ है, ध्यान नहीं दिया था उस समय। बस यही है, तो आंसर तुम्हारा यही आ जाएगा कुल मिला करके, m a² प्लस b²/3। ठीक है, समझ में आया कैसे। तो इसमें हमने दोनों चीजें, ये रिवीजन के लिए अच्छा क्वेश्चन है, तो तुम मार्क करके रखना अपने नोट्स में। रिवीजन करना हो जब पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस का, तो उसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इससे तुम्हें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, प्लेट का ये जो mn² प्लस ma² प्लस b² / 12 जो होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वो तुम याद रख सकते हो। तो वो सेंटर ऑफ मास के लिए निकालने के लिए हम ये यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये मैंने तुम्हें दिखा दिया, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। कैसे करेंगे इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया, ये आ गया। फिर सॉरी, हाँ, ये हो गया तुम्हारा ये आई एक्स आई वाई निकालने के लिए। फिर उसके बाद तुम्हारा ये हो गया, कहाँ गया, हाँ, ये जो बेसिकली मैंने यहाँ तुम्हें लिख दिया था, परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट का पता है, इसके लिए निकालने के लिए, ये डिस्टेंस टी है, और फिर उसके बाद बस ज्योमेट्री है, फिर सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये एक और क्वेश्चन, ये भी रोडोफ का है। तो ये है तुम्हारा इरोडोफ का 1.240। तो इसको तुम पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ क्या। चलो, बोल रहा है डेमोन्स्ट्रेट दैट इन केस ऑफ अ थिन प्लेट ऑफ आर्बिट्रेरी शेप देयर इज फॉलोइंग रिलेशनशिप I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 1 2 3, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। बेसिकली ये वही है जो पहला वाला पार्ट है ना, ये तुम्हें क्या करने को बोल रहा है कि ये इस तरीके की कोई आर्बिट्रेरी प्लेट है। तो ये हो गया तुम्हारा I1, है ना, इस एक्सिस के अबाउट हो गया I2, तो ये हो गया I3। ये I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 बेसिकली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का प्रूफ है, तो ये हम ऊपर ऑलरेडी डिस्कस है, ठीक है। तो ये ऊपर थ्योरी में हम डिस्कस कर चुके हैं आज। तो पहला पार्ट तो वही है, तो वो तो हो गया। आगे देखो यहाँ से, यूजिंग दिस रिलेशनशिप फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m रिलेटेड टू द एक्सिस कोइंसाइडिंग विद वन ऑफ इट्स डायमीटर्स। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि इस तरीके की तुम्हारी एक डिस्क है, थिन यूनिफॉर्म डिस्क, है ना।
ये हो गई डिस्क। ये बोल रहा है कि इसके डायामीटर से पास होती है, मतलब इस तरह की जो एक्सेस है, ओ ओ डैश, आई ओ डैश कितना होगा ये तुम्हें बताना है। ठीक है, और इसी थ्योरम का यूज करोगे। तो और इसका मास है रेडियस आर, ये गिवन है। तो क्या करोगे भाई, अपने को इस डिस्क का किस एक्सिस के अबाउट पता होता है, सेंटर से पास करती हुई ये परपेंडिकुलर वाली एक्सिस। लेट्स से इसको मैं बोल देता हूँ आई जेड। ये अपने को पता होता है, ये कितना होता है भाई, एम आर स्क्वायर बाई टू। ठीक है, एक काम करता हूँ, इस प्लेन, इसके प्लेन में एक एक्सिस तो हमें पता ही है, ओ ओ डैश। एक एक्सिस में इसके ऐसे परपेंडिकुलर मान लेता हूँ, लेट्स से इसको मैं बोल देता हूँ कुछ ए डैश। तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ ना कि आई ओ डैश प्लस आई ए डैश इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई टू, या आई जेड। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया हुआ है। ठीक है, अब ये ओ डैश और ए डैश क्या सेम नहीं होंगे, खुद बताओ। इसके अबाउट जो मास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्क को आधा काटा है और ये भी डिस्क को आधा काटा है, दिख रहा होगा कि दोनों मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, सेम है सब कुछ। तो ये दोनों सेम ही हो गए। तो मैं सिंपली यहाँ पे टू आई ओ डैश इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू लिख सकता हूँ। तो यहाँ से तुम्हारा आई ओ डैश निकल करके आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई फोर। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बस यही करना था। चलो, ये क्वेश्चन है इरोडोव का, ये तुम्हारा होमवर्क है। इसको तुम ट्राई करना खुद से, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आंसर आ जाए तो बता देना। इरोडोव 1.241। ठीक है, ये है तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन। तो इसको ट्राई करना खुद से, फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एक चीज़ और बतानी है तुम लोगों को, वो बता देता हूँ जल्दी से। रेडियस ऑफ जायरेशन, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम कल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला होमवर्क करके आना। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, कि जो तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो बेसिकली कुछ इस एम के स्क्वायर टाइप का होता है। ठीक है, समझ में आई बात। जैसे अगर तुम डिस्क का देखो, तो होता है एम आर स्क्वायर बाई टू। रिंग का देखो तो होता है एम आर स्क्वायर। स्फीयर का देखो, सॉलिड का, सॉलिड होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। अच्छा, अब इनके लिए अगर मैं इसको एम के स्क्वायर टाइप का देखूँ, तो मैं ऐसी चीज बोल सकता हूँ, अगर मैं के की वैल्यू लिखूँ यहाँ पर, तो बस एम से डिवाइड करना है और अंडर रूट करना है। तो ये आर बाई रूट टू आ जाएगा। इसके लिए के लिखूंगा तो क्या ये आर आ जाएगा, इसके लिए के लिखूंगा तो आर रूट 2/5 आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एम आई को एम के स्क्वायर, इन दोनों को बस कंपेयर किया है, एम के स्क्वायर और ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू। ठीक है, तो के की वैल्यू आ गई। इसी के को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, तो के बेसिकली होता क्या है, आई तुम्हारा कुछ एम के स्क्वायर टाइप का आता है, वो अलग अलग बॉडी के लिए डिफरेंट है, ये देखो। तो यहाँ से तुम्हारा निकल के आएगा के इज इक्वल टू रूट ओवर आई बाय एम। तो ये एक फॉर्मूला आ जाएगा। बाकी तुम्हें बस पता होना चाहिए एम के स्क्वायर टाइप का था, ये फॉर्मूला और में मत जाओ। एम के स्क्वायर टाइप का होता है, इसको जब तुम किसी से भी कंपेयर करोगे तो तुम्हें के की वैल्यू मिल जाएगी, तो इसलिए तुम किसी भी बॉडी का के बता सकते हो इससे। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट क्यों किया, एक लाइन ये लिख लो। ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ gyration is the effective distance from the axis, is the effective distance from the axis where the whole mass can be assumed, where the whole mass can be assumed to be concentrated, so that to be concentrated so that moment of inertia remains same। समझ में आई बात, डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा, समझा देता हूँ। किसी इजी एग्जाम्पल को समझाता हूँ, है ना। अगर तुम्हारे पास इस तरीके का सिस्टम है, ये एक तुम्हारी रिंग है,
है ना। इस तरीके की परपेंडिकुलर, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स वाई प्लेन में रिंग रखी है, रिंग है। तो ये है इसका आई क्या होगा भाई, तुम्हारा एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इस रिंग को हटा करके इस एक्सिस की जगह मैं बस एक एम मास का, इस रिंग का मास एम था लेट से, एम मास का एक ऐसा छोटा सा पार्टिकल रख दूं पॉइंट प्राइम का, है ना, ये एट डिस्टेंस आर है, ठीक है, क्योंकि के इसके लिए आर हो जाएगा। तो ये दोनों सिमिलर ही होंगे, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसका आएगा वही इस पार्टिकल का भी आएगा, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होगा और इस रिंग का भी एम आर स्क्वायर है। सिमिलर डिस्क के लिए अगर ये रिंग की जगह डिस्क होती इस तरीके की, है ना, फिर से सेम टाइप का एग्जाम्पल, ये अब डिस्क ले ली मैंने, है ना, तो इसका आई हो जाता एम आर स्क्वायर बाई टू। तो अगर अब मैं तुमसे बोलता कि इसकी जगह मुझे एक एम मास का पार्टिकल रखना है, ये एम मास की डिस्क थी, एम मास का पार्टिकल रखना, तो इस एक्सिस से कितनी दूरी पर रखूं, इस डी को क्या रखूं, इसको के बोल देता हूँ, के कितनी दूरी पर रखूं इस एम मास के पार्टिकल को, कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका है वही इसका भी रहे। तो के की वैल्यू सिंपली दिख जाती तुम्हें आर बाई रूट, क्योंकि आई इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है इसका, इसका एम आर स्क्वायर बाई टू है, दोनों को इक्वेट करते हैं तो के इक्वल टू आर बाई रूट टू आ जाता। तो के मतलब कि अगर उस पर्टिकुलर बॉडी को हटा के मुझे एक पॉइंट मास वाला पार्टिकल रखना है, एक छोटा सा पार्टिकल, तो उसको मैं एक्सिस से कितनी दूरी पर रखूं, तो वो दूरी हो जाएगी के, ताकि उस जो पर्टिकुलर बॉडी, जैसे यहाँ पर डिस्क था ऊपर रिंग था, उस पर्टिकुलर बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस था वो इस पार्टिकल का भी रहे। तो ये हो जाती है तुम्हारी रेडियस डायरेक्शन का डेफिनेशन और इसका मतलब। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं मैंने बता दिया, एम के स्क्वायर टाइप का होता है। तो एम के स्क्वायर को जब तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इक्वेट करोगे, तो के की अलग अलग वैल्यू आएगी अलग अलग बॉडी के लिए, जैसे डिस्क के लिए आर बाई रूट टू, रिंग के लिए आर, सॉलिड स्फीयर के लिए आर रूट टू बाई फाइव, और हॉलो स्फीयर के लिए आर रूट टू बाई थ्री, ऐसे कुछ भी निकाल सकते हो, के इक्वल टू रूट ओवर आई बाई एम, बस यही है। तो इसके साथ तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म होता है। तो कल हम आगे बढ़ेंगे और इसके बाद अपना टॉर्क वगैरह की बात करनी है, फिर न्यूटन लॉज वगैरह की बातें। तो अब आगे बढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, इसको तुम करके लाना। तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे, अगर आंसर आ जाता है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना कि तुम्हारा आंसर क्या आया, ठीक है। तो आई होप तुम्हें आज जितना समझाया अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग, बाय।